जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम व्यूअर्स चैनल में, आपके अपने एग्ज़ाम व्यूअर्स चैनल में। और एग्ज़ाम व्यूअर्स चैनल के डेली करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपका स्वागत है। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो प्लीज़ इसको लाइक करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे जो करंट अफेयर्स, ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स। तो हम लोग देखते हैं पहले एक एक करके। पहला जो हमारा क्वेश्चन है यह है कि क्रिकेट का एशिया कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता। तो एशिया कप 2022 अभी हाल में ही आयोजित किया गया था। तो एशिया कप 2022 किस देश ने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है। किसको पराजित किया है श्रीलंका ने एशिया कप 2022 में? तो पाकिस्तान को पराजित किया है एशिया कप 2022 में श्रीलंका ने। और एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन है वो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में इसका आयोजन किया गया था। और श्रीलंका ने अब तक कुल मिला के 6 बार इस प्रतियोगिता को जीता है, ये 6ठा बार था। और तो एशिया कप 2022 का विजेता श्रीलंका रहा, उप विजेता पाकिस्तान रहा। इसका आयोजन किया गया यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्रिकेट से था, दूसरा जो है हमारा लॉन टेनिस से है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कार्लोस एल्काराज ने यूएस ओपन 2022 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। तो कार्लोस एल्काराज कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले कार्लोस एल्काराज। दूसरा जो ऑप्शन है कि कार्लोस एल्काराज ने पुरुष एकल के फाइनल मैच में कैस्पर रूड को 4 सेटों में हराया। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, कार्लोस एल्काराज जो स्पेन के रहने वाले हैं, उन्होंने किसको हराया? तो कैस्पर रूड को हराया, जो कैस्पर रूड रहने वाले हैं नॉर्वे के। तो नॉर्वे के रहने वाले कैस्पर रूड को उन्होंने हराया। अब जो है इसका, तो ये दोनों ऑप्शन सही हुए। फिर इसका सी ऑप्शन है कि 1990 के बाद से यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कार्लोस एल्काराज सबसे कम आयु के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ आप लोगों को बता दूं कि सबसे कम उम्र में ऑस्कर जो यूएस ओपन जो जीतने का रिकॉर्ड है वो पीट सैम्प्रास अमेरिका के खिलाड़ी हुआ करते थे। 18 साल 28 दिन की अवधि में जब उन्होंने खिताब जीता था यूएस ओपन का, तो उस समय उनकी जो उम्र थी वो 18 साल 28 दिन थी। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा गलत है कि एल्काराज सबसे कम उम्र के पहले खिलाड़ी नहीं है। पहले खिलाड़ी कौन है? तो पीट सैम्प्रास। और सबसे कम उम्र में अपने दूसरे ही सत्र में पुरुष एकल टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने एल्काराज ने इतिहास रच दिया। तो ये भी सही है। तो ये इसका जो सी ऑप्शन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी है कि 1990 के बाद से यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो कार्लोस एल्काराज है वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी नहीं है। पीट सैम्प्रास जो हैं ये सबसे उम्र के खिलाड़ी थे। पीट सैम्प्रास ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के खिलाड़ी थे पीट सैम्प्रास? तो बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी रह चुके हैं। तो ये थे अमेरिका के रहने वाले, अमेरिकी नागरिक थे पीट सैम्प्रास। इन्होंने 18 वर्ष 28 दिनों में यह प्रतियोगिता जीती थी। तो सबसे उम्र के खिलाड़ी कौन हुए? तो पीट सैम्प्रास। तो ए, बी और डी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन गलत है। एमी अवार्ड 2022। तो एमी अवार्ड का संबंध किससे है? तो एमी अवार्ड का संबंध जो है वो टेलीविज़न जगत से संबंधित है। टेलीविज़न और जो दूसरे जो माध्यम हुए
टीवी जैसे जो छोटे माध्यम हो, उनके लिए ये पुरस्कार एमी अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो इसके संदर्भ में पहले हम देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन है एमी अवार्ड 2022 के संदर्भ में कि उत्कृष्ट नाटक श्रृंखला जिसका नाम है सक्सेशन, उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला जिसको कहते हैं टेड लासो, नाटक श्रृंखला में मुख्य अभिनेता ली जंग जे ये हैं, और फिर नाटक श्रृंखला में मुख्य अभिनेत्री है जेंडिया। तो एमी अवार्ड 2022 के संदर्भ में निम्न में कौन से युग्म सही हैं? तो चारों सही हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो हम लोग देखें, एमी अवार्ड टेलीविज़न निर्माण के क्षेत्र में दिया जाता है, टेलीविज़न जो प्रोग्राम निर्माण के क्षेत्र में दिया जाता है एमी अवार्ड। अब है संघाई सहयोग संगठन SCO। अभी हाल में ही संघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 22वां शिखर सम्मेलन SCO का, संघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये समरकंद है। समरकंद उज्बेकिस्तान में है, और बाबर का जो मकबरा है, वो बाबर के पिता का जो मकबरा है वो वही उज्बेकिस्तान में है और समरकंद में ही है। और मुगल इस देश में इसी क्षेत्र से मुगलों का आगमन हमारे देश में हुआ था। तो संघाई सहयोग संगठन जो है, इसकी स्थापना 15 जून 2001 ईस्वी को की गई थी। SCO की स्थापना 2001 ईस्वी में, मतलब आज से 21 साल पहले इसका गठन हुआ था। इसमें अभी कुल मिला के SCO में 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश में शामिल हैं चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, और उसके बाद है फिर उधर स्थान वाले जो 4 देश हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये जो 4 देश हुए, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और काजिकिस्तान, और भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस। तो ये 8 सदस्य देश हुए SCO के। तो संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका बीजिंग में है। मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग में इसका मुख्यालय है SCO का। तो SCO का की अभी हाल में ही SCO का 22वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था समरकंद में। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में बसाया गया है? तो अफ्रीकी देश जो अगर ये मान लीजिए अफ्रीका का मैप है, तो इसमें ये जो क्षेत्र है ये दक्षिण अफ्रीका है, और दक्षिण अफ्रीका के ऊपर में, मतलब अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है ये नामीबिया। यहीं से 8 चीता लाए गए थे नामीबिया से, और इसको रखे कहाँ गए हैं, कहाँ बसाया गया है इन चीतों को? तो कूनो राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में इन चीतों को बसाया गया है। नामीबिया यहाँ अपने मरुस्थल के लिए फेमस है। कालाहारी मरुस्थल यहाँ पे है नामीबिया में, और उसके अलावा इसकी जो राजधानी है, नामीबिया की राजधानी का नाम है विंडहॉक। तो विंडहॉक इसकी राजधानी हुई। तो नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और इनको कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में बसाया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कि निम्नलिखित में कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 पुरस्कारों के लिए भारत की अधिकृत प्रविष्टि है? तो भारत ऑस्कर 2023 के लिए भारत से कौन सी जो फिल्म है वो ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भेजी गई है?
तो छेलो सो, छेलो सो जो है ये गुजराती भाषा की फिल्म है। इसको ऑस्कर 2023 के लिए भारत की अधिकृत प्रविष्टि बनाई गई है, इसको भेजा गया है छेलो सो ऑस्कर के लिए। ऑस्कर जो है ये अमेरिकी अकादमी ऑफ मोशन, ऑस्कर जो है ये अमेरिकी अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स अमेरिकी अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस तो अमेरिकी अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया जाता है और इसको अम्पास भी कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ अम्पास। अम्पास द्वारा ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहला जो ऑस्कर अवार्ड है ये 1929 ईस्वी में प्रदान किया गया था। 1929 ईस्वी में पहला ऑस्कर दिया गया है और उसके बाद से ऑस्कर की जो जर्नी है, ऑस्कर की जो यात्रा है, ये लगातार अनवरत चलती आ रही है। तो क्षेत्रीय परिषद, देश में क्षेत्रीय परिषदों जो हैं, देश को विभिन्न अलग अलग देश के, जैसे उत्तरी क्षेत्र के जो राज्य हुए, दक्षिणी क्षेत्र के राज्य हुए, पूर्वी क्षेत्र के राज्य हुए, पश्चिमी क्षेत्र के राज्य हुए या मध्य क्षेत्र के राज्य हुए, सबको अलग अलग परिषदों में बांटा गया है। कुल मिला के देश में अगर देखा जाए तो 5 परिषदें हैं, जिनमें उत्तरी परिषद, दक्षिणी परिषद, पूर्वी परिषद, पश्चिमी परिषद और मध्य परिषद, कुल मिला के 5 परिषदें हैं। इसके अलावा एक और परिषद है जिसको पूर्वोत्तर परिषद कहा जाता है। पूर्वोत्तर परिषद में नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 राज्य हैं, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, इन सबों को पूर्वोत्तर परिषद में ये किया गया है, रखा गया है। तो पूर्वोत्तर परिषद को भी अगर हम मिलाते हैं तो कुल जो है वो 6 परिषदें हैं देश में, 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। तो देखते हैं पहला कि क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 के प्रावधानों के द्वारा गठित संवैधानिक निकाय हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ये क्षेत्रीय परिषदें 1955 के प्रावधानों के तहत इसका गठन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिसमें उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य एवं पूर्वोत्तर। तो इनमें कौन सही है? तो 1, 2, 3 ये सही हुए। अब हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेहर बाबा प्रतियोगिता, मेहर बाबा प्रतियोगिता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मेहर बाबा प्रतियोगिता मतलब G20 शिखर सम्मेलन 2023 से नहीं है, राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता से नहीं है, या 10 किलोमीटर लंबे पुल की डिजाइन तैयार करने से नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेहर बाबा प्रतियोगिता। मेहर बाबा प्रतियोगिता विमान परिचालन जो है सतहों पर,
विदेशी ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए स्वार्म ड्रोन आधारित प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना, ये मेहर बाबा प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है। और मेहर बाबा जो प्रतियोगिता है, तो मेहर बाबा प्रतियोगिता जो है विमान परिचालन सतहों पर बाह्य वस्तुओं का विमान परिचालन और जो सतह पे बाह्य वस्तुओं का पता लगाने के लिए झुंड ड्रोन आधारित प्रणाली है। ये इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है मेहर बाबा प्रतियोगिता का, कि विमान परिचालन में के सतह पे जो बाह्य ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए जो ड्रोन आधारित प्रणाली का विकास करना है। और ये मेहर सिंह एयर कमोडोर थे, एक वायुसेना के एयर कमोडोर थे मेहर सिंह। तो मेहर सिंह, जिन्हें प्यार से मेहर बाबा कहा जाता था, तो मेहर सिंह एयर कमोडोर मेहर सिंह के नाम से एयर कोमोडोर मेहर सिंह के नाम से इस प्रतियोगिता को मेहर बाबा प्रतियोगिता कहा जाता है। मेहर बाबा प्रतियोगिता। तो विमान परिचालन में जो सरफेस जब हवाई जहाज उड़ता है उस समय जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनका पता लगाने के लिए जो ड्रोन आधारित प्रणाली है उसका संबंध है बाबा मेहर प्रतियोगिता से। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है। तो चंडीगढ़, जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की, और जो हमारे शहीद आजम जिनको बोला जाता है भगत सिंह, तो शहीद भगत सिंह के नाम पे चंडीगढ़ हवाई अड्डे का अब नाम क्या हो गया कि शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़। तो भगत सिंह के नाम पे चंडीगढ़ हवाई अड्डे का शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो नाम रखा गया है चंडीगढ़ के हवाई अड्डे के। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि बथुकम्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यीय पर्व है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या महाराष्ट्र। तो बथुकम्मा जो है वो किस राज्य का राजकीय पर्व है। तो ये तेलंगाना का बथुकम्मा किस राज्य का राजकीय पर्व है। तो ये तेलंगाना का। सही उत्तर क्या हुआ, बथुकम्मा। तो तेलंगाना। तेलुगु में बथुकम्मा का मतलब होता है देवी माँ जिंदा है। बथुकम्मा ये तेलुगु वर्ड है, तेलुगु शब्द है और अर्थ होता है क्या, देवी माँ जिंदा है। बथुकम्मा ये तेलुगु शब्द है और इसका अर्थ होता है देवी माँ जिंदा है। ये महागौरी की इसमें पूजा होती है और नारियों को सम्मान दिया जाता है। महागौरी की पूजा होती है और इसलिए भी कह सकते हैं कि नारियों को सम्मान दिया जाता है, महिलाओं को सम्मान। महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। बथुकम्मा तेलुगु शब्द है, इसका अर्थ हुआ देवी माँ जिंदा है। ये तेलंगाना का राजकीय पर्व है।
हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर। अभी हम लोगों ने देखा 10वां प्रश्न, अब 11वां प्रश्न कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत किसी संगठन को आतंकी गतिविधियों में लिप्त किन परिस्थितियों में माना जा सकता है। कि गैर कानूनी जो गतिविधियों को के रोकथाम के लिए जो अधिनियम बनाया गया है, उस अधिनियम के तहत किसी संगठन को आतंकी गतिविधियों में लिप्त किन परिस्थितियों में माना जा सकता है, ये हमारा प्रश्न है। तो पहला जो इसका ऑप्शन हुआ कि किसी आतंकवादी कृत्य में संलिप्त है या अंजाम देता है। ठीक है, कि गैर कानूनी गतिविधियां किसी संगठन को आतंकी गतिविधियों में लिप्त कब माना जा रहा है। तो पहला कि किसी आतंकवादी कृत्य में संलिप्त है या अंजाम देता है। दूसरा, आतंकी गतिविधियों के लिए तैयारी करता है। तीसरा, आतंकवाद को बढ़ावा देता है या प्रोत्साहित करता है। और चौथा, आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय या परोक्ष रूप से शामिल है। तो जो गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम है, ये पहली बार 1967 में लाया गया था। 1967 ईस्वी में गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम जो है, ये गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम जो अधिनियम है, ये 1967 में पहली बार लाया गया था। 1967 में पहली बार लाया गया था। और इसको अभी हाल में ही 2019 में मतलब जो है संशोधन विधेयक इसको पास किया गया। इसमें कुछ संशोधन करते हुए 2019 में फिर से बिल को पेश किया गया है। तो सबसे पहली बार 1967 में ये लागू किया गया था। 2019 में इसमें कुछ संशोधन हुए, उसके बाद पुनः इसको पेश किया गया है। तो आतंकवादी इसके ऑप्शन क्या हुए कि किन परिस्थितियों में आतंकी गतिविधियों में लिप्त माना जा सकता है। तो पहला कि कोई आतंकवादी काम में लिप्त है, या आतंकवादी गतिविधियों की तैयारी करता है, या आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या फिर सक्रिय या परोक्ष रूप से उसमें शामिल है। तो इसके उत्तर जो हो गए 1, 2, 3 एवं 4, चारों ऑप्शन इसके सही हैं। आम्बेडकर परिपथ, अभी हाल में ही, आज जैसे 8 तारीख है, 8 दिसंबर है, तो 6 दिसंबर अभी 2 दिन पहले बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की पुण्यतिथि थी। तो पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि आम्बेडकर परिपथ, आम्बेडकर सर्कल, आम्बेडकर के जीवन से संबंधित जो स्थान है, उन सबों को मिलाने वाले जो मिलाती है जो रेखा, उसको आम्बेडकर परिपथ कहते हैं। जैसे आम्बेडकर परिपथ में कहाँ इन्होंने दीक्षा ली, इनकी दीक्षा भूमि किसको कहा जाता है। तो नागपुर में, नागपुर में ही ये इन्होंने बौद्ध धर्म अपने अनुयायियों के साथ अपनाया था। तो इनकी दीक्षा भूमि हुई भीमराव अंबेडकर की नागपुर। जन्मभूमि कहाँ हुई, तो महो या महू जिसको कहते हैं, तो जन्मभूमि महो या महू। शिक्षा भूमि, इनकी शिक्षा भूमि कहाँ थी, तो यही इसके अनुसार कौन सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। शिक्षा भूमि जो है ये इनकी मुंबई नहीं, शिक्षा भूमि लंदन था। महापरिनिर्वाण भूमि कहाँ इनको परिनिर्वाण हुआ मिला, तो ये दिल्ली है। और इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में एक और चीज़ ये कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जैसे चैत्य भूमि, तो कहाँ इनका अंतिम संस्कार किया गया, तो चैत्य भूमि बोला जाता है मुंबई को। तो भीमराव अंबेडकर से संबंधित जो 4-5 जैसे दीक्षा भूमि नागपुर को बोला गया, जहां उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी, जहां उन्होंने जन्म लिया था, महू या महो। शिक्षा भूमि किसको बोला जाता है, कहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, तो लंदन में ग्रहण किया था। महापरिनिर्वाण उनको कहाँ मिला था, कहाँ परिनिर्वाण उनका हुआ था, तो दिल्ली में। और उनको कहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो मुंबई में। तो चैत्य भूमि हुआ मुंबई, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, शिक्षा भूमि लंदन, जन्मभूमि महुआ
या महू, और दीक्षा भूमि नागपुर। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न की ओर, कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक उत्खनन में हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी, खुरचनी, खुरचने वाला जो होता है जिसको खुरपी की टाइप का, क्लीवर और तथा गणासा जैसे 12,000 वर्ष पुराने अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? तो भारतीय पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक उत्खनन कराया गया है जहां हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, क्लीवर और गड़ासा जैसे 12,000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं? तो ये नाथम मेदु में मिले हैं। नाथम मेदु कहाँ है? तो तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में, डिंडीगुल तमिलनाडु में एक जिला है, तो डिंडीगुल जिले का ही में ही नाथम मेदु अवस्थित है, और उसी नाथम मेदु से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उत्खनन में हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, क्लीवर और गड़ासा मिले हैं जो 12,000 वर्ष पुराने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 14वें प्रश्न की ओर, कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय फिल्म जगत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दादा फाल्के 2022 किसको दिया गया है? तो ये 70 के दशक की महत्वपूर्ण अभिनेत्री आशा पारिक को दादा साहेब फाल्के 2022 पुरस्कार से, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और आशा पारिक ये आजीवन अविवाहित रहने वाली अभिनेत्रियों में से एक है, इन्होंने शादी नहीं की। और आशा पारिक को फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए, लाइफ टाइम योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है वो सबसे पहले, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो 1969 में दिया गया था। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था? दादा साहेब फाल्के का पहला पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1969 में। किसको दिया गया था? तो देविका रानी को। तो दादा साहेब फाल्के से पुरस्कृत पहले इंसान, पहली महिला, पहला व्यक्ति, जो भी बोलिए, तो देविका रानी को 1969 में पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अभी हाल में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है ये आशा पारिक को दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको कहते हैं रक्षा प्रमुख, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीडीएस, हिंदी में कहते हैं रक्षा प्रमुख। देश के पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत, जिनकी तमिलनाडु, जिनको सत्यमंगलम के जंगलों में, नीलगिरी वाले क्षेत्र में जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और जिनकी मौत हो गई थी, तो पहले सीडीएस थे जो बिपिन रावत। तो अभी हाल में ही किसे भारत का नया सीडीएस बनाया गया है? तो नया सीडीएस जो बने हैं भारत के वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये जनरल पहले थे सीडीएस रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत, और वर्तमान में किसे बनाया गया नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेना प्रमुख, तो रक्षा प्रमुख, तो वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं, इनको बनाया गया है।
और ये इस पद का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का जो सृजन किया गया है ये 2019 में किया गया था। और सबसे पहले 1 जनवरी 2020 को पहले सीडीएस बनाया गया। देश के पहले सीडीएस बने 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत, जो अभी दुनिया में नहीं है, वो पहले थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं। फीफा, अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, तो फीफा ने भारत के किस फुटबॉल खिलाड़ी पर एक वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री, फीफा ने भारत के किस फुटबॉल खिलाड़ी पर एक वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री जारी करके उन्हें सम्मानित किया है? तो फीफा जो है वो भारत के किस खिलाड़ी को? तो बाईचुंग भूटिया को। तो बाईचुंग भूटिया, तो बाईचुंग भूटिया को फीफा द्वारा मतलब सम्मानित किया गया है। कैसे सम्मानित किया गया है? तो इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। फीफा जो विश्व का फुटबॉल महासंघ है फीफा, उसके द्वारा। तो बाईचुंग भूटिया किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये सिक्किम के रहने वाले हैं। और ये न्यूज में भी हैं क्योंकि इन्होंने HSP हमरो सिक्किम पार्टी का गठन किया है। और हमरो सिक्किम पार्टी के ये अध्यक्ष हैं बाईचुंग भूटिया। और इन्हीं के ऊपर जो फुटबॉल महासंघ ने एक डॉक्यूमेंट्री, एक वृत्त चित्र बनाया है इनके ऊपर में। ये जो हम लोग हैं कि फीफा वर्ल्ड कप वाला ये जो प्रश्न है, इसमें कि फीफा ने भारत के किस फुटबॉल खिलाड़ी पर एक वृत्त चित्र जारी करने का फैसला किया है, किस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है? तो ये बाईचुंग भूटिया नहीं, सुनील छेत्री होंगे। सुनील छेत्री द्वारा जो है, सुनील छेत्री के ऊपर में एक डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है फीफा द्वारा। तो सॉरी, इसमें बाईचुंग भूटिया नहीं, सुनील छेत्री होगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त किया गया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत के नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया है? तो आर वेंकटमणि को नया महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया महान्यायवादी किसको? तो आर वेंकटरमणि को। और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पद है, तो आर वेंकटरमणि को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से किसके लिए एक अनिवार्य अर्हता है? ये पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था, MCI जिसको कहते थे, काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ करता था। तो उसी MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त करके राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है। और इस राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में के लिए जो अधिनियम पारित किए गए हैं उनके अनुसार नेक्स्ट जो है वो किसके लिए एक अनिवार्य योग्यता है? नेक्स्ट का जैसे नीट हुआ करता है वैसे नेक्स्ट जो है ये किसके लिए अनिवार्य योग्यता है?
तो पहला एमबीबीएस फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण करने की सामूहिक परीक्षा की। दूसरा ऑप्शन है भारत में आधुनिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की। तीसरा ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश की मेरिट निर्धारण से। या चौथा जो है विदेशी विश्वविद्यालयों से चिकित्सा की डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा भारत में प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा। तो अब ये चार ऑप्शन है कि नेक्स्ट जो है ये NEXT नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जाम, नेक्स्ट का फुल फॉर्म हुआ नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जाम। तो ये नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो ये एमबीबीएस फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण करने की सामूहिक परीक्षा जो है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद भारत में आधुनिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की, ये भी सही है। पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश की मेरिट निर्धारण के लिए और विदेशी विश्वविद्यालयों में से चिकित्सा की डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी द्वारा भारत में प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट जो है वो किससे संबंधित है, तो इन चारों ऑप्शन जो हैं चारों इसके सही हुए। और राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद ने MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है। पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि 30 सितंबर 2022 को यूक्रेन के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राष्ट्रपति पुतिन द्वारा रूस में मिलाए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। तो यूक्रेन, अभी पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पिछले 6-8 महीने से। तो सितंबर 2022 में यूक्रेन के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राष्ट्रपति पुतिन द्वारा रूस में मिलाए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, दोनेत्स्क है, लुहांस्क है, खेरसोन है, जेपोरिजिया है। तो ऑप्शन क्या है, तो ये रहा यूक्रेन का
मैप। अब जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा जो प्रश्न है वो कौन कौन सा, डोनेस्क, लुहांस्क, लुहांस्क ये हो गया, डोनेस्क ये हो गया, ज़ैपोरिज़िया ये हो गया, खेरसोन ये हो गया। तो ये जो क्षेत्र है, यूक्रेन का ये जो क्षेत्र है, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेस्क और लुहांस्क, इन क्षेत्रों में रूस ने स्वतः ही अपने से जनमत सर्वेक्षण करवाया और रूस ने घोषणा की है कि इन क्षेत्रों को वो, यूक्रेन के इन क्षेत्रों को देख रहे हैं, ये पूरा रूस है, इधर रूस है, ये एजोव सागर है, तो पूरा रूस बिल्कुल सटा हुआ है। तो यूक्रेन के इस हिस्से को, मतलब खेरसोन प्रांत, ज़ैपोरिज़िया प्रांत, डोनेस्क प्रांत और लुहांस्क प्रांत, इन सबों को रूस ने अपने देश में, यूक्रेन के इन क्षेत्रों को अपने देश में मिलाने की घोषणा की है। तो अभी हम लोगों ने मैप में देखा यूक्रेन के जो ये चारों क्षेत्र हैं, डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, इन सबों को रूस ने अपने देश में मिलाने की घोषणा की है। इसके लिए सर्वेक्षण उसने करवाया है, जनमत संग्रह करवाया है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि प्रचंड, प्रचंड निम्नलिखित में से क्या है? देश में विकसित चालक रहित युद्धक विमान, देश में विकसित तथा वायुसेना में शामिल किया जा चुका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, देश में विकसित एक युद्धक टैंक, या भारतीय वायुसेना में शामिल वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। तो प्रचंड क्या है? प्रचंड के बारे में अगर पिछला क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो प्रचंड के बारे में मैंने पिछले क्लास में काफ़ी डिटेल में बतलाया था। तो क्या है प्रचंड? तो देश में विकसित, देश में ही स्वदेश निर्मित, देश में विकसित तथा वायुसेना में शामिल किया जा चुका प्रचंड क्या है? प्रचंड, तो ये देश में विकसित तथा वायुसेना में शामिल किया जा चुका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसको वायुसेना की जोधपुर बेस में इसको बेड़े में मतलब अपने बेड़े में शामिल किया गया वायुसेना द्वारा जोधपुर में, जोधपुर एयरबेस में। तो प्रचंड जो है वो देश में विकसित तथा वायुसेना में शामिल किया जा चुका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर को 7वीं बार कचरा मुक्त शहर तथा लगातार 6ठी बार देश का सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो हम लोग कल काफ़ी डिटेल में देखे थे, जो राष्ट्रीय जो स्वच्छता सर्वे है, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छता सर्वे कराया जाता है।
तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर को 7वीं बार कचरा मुक्त शहर तथा लगातार 6ठी बार देश का सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो हमारा जो उत्तर होगा वो है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में है। स्वांते पाबो। स्वांते पाबो को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोज हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो चिकित्सा का 2022 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो स्वांते पाबो को। स्वांते पाबो को चिकित्सा का 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो हम आते हैं कि विलुप्त होमोनिन्स तथा मानव उद्भव के जीनोम के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांते पाबो को दिया गया है। तो स्वांते पाबो को दिया गया है 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो ये जो हमारे स्वांते पाबो है तो स्वांते पाबो ने क्या किया है कि निएंडरथाल जो मानव थे जो 40,000 साल पहले विलुप्त हो चुके हैं, निएंडरथाल मानव। तो निएंडरथाल मानव जो 40 साल पहले विलुप्त हो गए, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग किसने की है? तो स्वांते पाबो ने। तो निएंडरथाल जो हमारे पूर्वज थे 40,000 वर्ष पूर्वज जिनका अस्तित्व हुआ करता था, तो उन्हीं के डीएनए सीक्वेंसिंग इन्होंने की है स्वांते पाबो ने। जीनोम ये बी ऑप्शन हुआ, इसका ए उत्तर हुआ विलुप्त होमोनिन्स तथा मानव उद्भव के जीनोम के बीच संबंध स्थापित करना। अब क्वांटम मैकेनिक्स पर उल्लेखनीय शोध कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे भौतिक शास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? एलन आस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लॉजर को और एंटोन जिलिंगर को। मतलब एलन आस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लॉजर को, एंटोन जिलिंगर को, ये तीनों को 1, 2 और 3 जो डी ऑप्शन हुआ ये सही है। तो इन तीनों को इकट्ठे संयुक्त रूप से एलन आस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लॉजर को और एंटोन जिलिंगर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है भौतिक में, क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में। ये जो है क्लोजर ये अमेरिका के हैं। क्लोजर जो हैं वो अमेरिका के हैं। एलन आस्पेक्ट जो हैं ये फ्रांस के हैं और एंटोन जिलिंगर जो हैं ये ऑस्ट्रिया के हैं। एंटोन जिलिंगर जो हैं ये ऑस्ट्रिया के हैं। तो एलन आस्पेक्ट फ्रांस के रहने वाले हैं, जॉन एफ क्लोजर अमेरिका के हैं और एंटोन जिलिंगर
ये ऑस्ट्रिया के हैं। इन्हीं तीनों लोगों को क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में क्वांटम फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नया नाम क्या रखा गया है? तो भारत राष्ट्र समिति। तेलंगाना जो तेलंगाना राष्ट्र समिति का जो नया नाम है वो है भारत राष्ट्र समिति। भारत राष्ट्र समिति। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अचानक अपने पार्टी का पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम था, अब भारत राष्ट्र समिति नाम कर दिया है। इस नामकरण के पीछे का राज ये है कि अब ये राष्ट्रीय स्तर पे अपनी राजनीति करना चाहते हैं और अपना राजनीति का क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं, उसकी व्यापकता बढ़ाना चाहते हैं, उसका दायरा बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने उसके इस संदर्भ में जब इनको राष्ट्रीय स्तर पर काम करना था तो जाहिर सा बात था कि क्षेत्रीय नाम तो हटाना पड़ता। तेलंगाना तो वो एक क्षेत्र विशेष का था, तो इसीलिए इन्होंने बदल के नया नाम भारत राष्ट्र समिति रख लिया है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि साहित्य में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? हमने देखा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के जो नागरिक हैं उनको संयुक्त रूप से दिया गया था। तो साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एनी एर्नो, ये फ्रांसीसी लेखिका हैं एनी एर्नो, जिनका पूरा नाम एनी एर्नाक्स भी इनको कहते हैं, एनी एर्नाक्स। एनी एर्नाक्स भी कहते हैं, एनी एर्नो भी कहते हैं। इनको साहित्य का 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये 17वीं महिला हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये 17वीं महिला हैं। इनकी उम्र 86 ईयर है, 86 वर्ष की हैं ये। एनी एर्नोक्स फ्रांसीसी लेखिका हैं, इनको और साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है एनी एर्नोक्स को। और इनकी एक बहुत ही फेमस जो किताब है उस किताब का नाम है द ईयर्स जो बुक है। द ईयर्स जो बुक है ये एनी एर्नोक्स की बुक है, जिनको 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। फ्रांसीसी लेखिका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का 24x7 सौर ऊर्जा बिजली वाला घोषित किया गया है? तो निम्नलिखित में से किस गांव को 24x7 मतलब 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जो है, ये किस गांव को, किस जगह को सौर ऊर्जा बिजली वाला क्षेत्र घोषित किया गया है? तो भारत निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का 24x7 सौर ऊर्जा वाला बिजली वाला गांव घोषित किया गया है? तो ये है मोढेरा। मोढेरा कहाँ है? गुजरात में। तो
मोढेरा, मोढेरा गुजरात में है। इसी को 24x7 सौर ऊर्जा वाला गांव, 24x7 सौर ऊर्जा वाला गांव घोषित किया गया है, क्षेत्र घोषित किया गया है मोढेरा। मोढेरा अपने सूर्य मंदिर के लिए फेमस है। मोढेरा अपने सूर्य मंदिर के लिए फेमस है। मोढेरा जो है अपने सूर्य मंदिर के लिए फेमस है और ये मेहसाना ज़िले में अवस्थित है। गुजरात के मेहसाना ज़िले में मोढेरा का सूर्य मंदिर फेमस है। गुजरात के मेहसाना ज़िले में अवस्थित है और ये पुष्पावती नदी के तट पर है। पुष्पावती नदी के तट पर अवस्थित है। पुष्पावती नदी के तट पर अवस्थित है ये मोढेरा। तो मोढेरा की कितनी बातें हम लोगों ने जानी। अपने सूर्य मंदिर के लिए फेमस है, पुष्पावती नदी के किनारे पे अवस्थित है और 24x7 और इसमें सौर ऊर्जा उपलब्ध रहता है और ये गुजरात के मेहसाना ज़िले में अवस्थित है। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कल्याणी M4 क्या है? कल्याणी M4 क्या है? तो त्वरित प्रतिक्रिया भारी युद्धक वाहन है, भारत का सुदूर संवेदी उपग्रह है, सतह से सतह तक मार करने वाला अल्प दूरी का प्रक्षेपास्त्र है या पनडुब्बी है। तो कल्याणी M क्या है? तो ये त्वरित प्रतिक्रिया भारी युद्धक विमान है। कल्याणी M4 जो है ये अत्याधुनिक बख्तरबंद कार्मिक वाहन है। तो कल्याणी M4 क्या है? तो कल्याणी M4 जो है ये अत्याधुनिक बख्तरबंद कार्मिक वाहन है और ये लैंड माइंस और इस पर ग्रेनेड हमला वगैरह जो होता है, इन सब चीज़ों में, लैंड माइंस हमले में या ग्रेनेड हमले में ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कल्याणी M4 बख्तरबंद वाहन है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 29 अक्टूबर 2022 को निम्नलिखित में से कहाँ की गई है? तो विश्व की सबसे ऊंची जो शिव प्रतिमा है वो स्थापित की गई है राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में। नाथद्वारा किस जिले में अवस्थित है? तो राजसमंद जिले में। तो यही राजसमंद जिले में ही शिव की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है, जो 10-12 किलोमीटर पहले से ही उसको देखा जा सकता है, दूर से ही देखा जा सकता है। तो नाथद्वारा में। यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन, वे यूके के 57वें प्रधानमंत्री बने हैं, वे जन्म और कर्म से हिंदू हैं, वे इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं, वो लेबर पार्टी के सदस्य हैं। तो यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं और ऋषि सुनक के बारे में क्या है कि ये यूके ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल सही है। वे जन्म और कर्म से हिंदू हैं, ये भी सही है। वो इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं, ये भी सही है। तो इनमें क्या गलत है?
तो वो लेबर पार्टी के सदस्य हैं। ये गलत है। ऋषि सुनक का संबंध किस पार्टी से है? तो कंजर्वेटिव पार्टी से है। ऋषि सुनक का संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से है। कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध है ऋषि सुनक का। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। फसल सीजन 2021-22 में भारत में बागवानी फसलों की फसल सीजन जो 2021-22 है, इसमें हमारे देश में जो बागवानी फसलों का कुल उत्पादन कितना अनुमानित किया गया है कि कितना उत्पादन हो सकता है बागवानी फसलों का। तो ऑप्शन ए 342 मिलियन टन, ऑप्शन बी 338 मिलियन टन, ऑप्शन सी 335 मिलियन टन और ऑप्शन डी 330 मिलियन टन। तो कितना अनुमानित किया गया है बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 2021-22 में? कितना अनुमानित किया गया है? तो 342 मिलियन टन बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 21-22 में अनुमानित किया गया है। तो उत्तर हो गया ए। हैलोवीन समारोह। हैलोवीन समारोह के दौरान 29 अक्टूबर 2022 को मची भगदड़ में किस शहर में 150 से अधिक लोग मारे गए? तो कौन सा शहर था? तो दक्षिणी कोरिया का जो शहर था सियोल। सियोल में एक समारोह का आयोजन किया गया था। उस समारोह को कहते हैं हैलोवीन। हैलोवीन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दक्षिण कोरिया के सियोल में। और इसी दौरान भगदड़ मच गई और कुछ लोग दब के मर गए, कुछ कार्डियक अरेस्ट से मर गए। कुल 150 लोग इसमें मारे गए थे। तो ये हैलोवीन समारोह। और हैलोवीन होता क्या है? तो हैलोवीन का जो आयोजन है, सबसे पहले तो हम जान लीजिए हैलोवीन जो है पश्चिमी देशों से इसकी शुरुआत हुई थी। अब हमारे देश में भी हैलोवीन मनाने की परंपरा चल पड़ी है, बोल सकते हैं। तो हैलोवीन 31 अक्टूबर को मनाया जाता है मुख्य रूप से, लेकिन यहाँ 29 अक्टूबर को उससे पहले से ही तैयारी चल रही थी। तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए हैलोवीन का, तो हैलोवीन का शाब्दिक अर्थ होता है आत्माओं का दिन। तो आत्माओं का दिन। तो इस त्यौहार के दिन लोग क्या करते हैं कि जो घोस्ट मेकअप है, जो भूतों वाला कपड़ा है, भूत वाला जो गेटअप है, वो पहन के और वैसा गेटअप करके लोग इस समारोह में जमा होते हैं। और इससे लोगों का मानना है कि उनके जो पुरखे हैं, उनके जो पूर्वज हैं, इस समारोह में भाग लेने से, इसको करने से उनकी आत्मा शांत होती है। और ऐसा ही दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित किया गया था और भारी भगदड़ मची जिसमें 150 से अधिक लोग मारे गए। तो हैलोवीन महोत्सव। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सौरभ गांगुली के स्थान पर बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है? तो नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी कौन है? तो रोजर बिन्नी भारत के पहले एंग्लो इंडियन खिलाड़ी हैं। 1983 का जो विश्व कप था, जिसमें भारत ने 1983 का जो क्रिकेट का विश्व कप जीता था, उसमें सदस्य थे। 1983 में सदस्य थे, उस टीम के मेंबर थे रोजर बिन्नी। और रोजर बिन्नी उस 1983 के वर्ल्ड कप में इन्होंने सर्वाधिक विकेटें ली थी, 18 विकेट। 18 विकेटें इन्होंने ली थी रोजर बिन्नी ने 1983 के वर्ल्ड कप में
उस टीम में शामिल थे, सदस्य थे उसके। 18 विकेट उस मैच में वर्ल्ड कप के दौरान इन्होंने लिया था। और इनके बेटे हैं स्टुअर्ट बिन्नी, तो जो अभी कर्नाटक राज्य से खेलते हैं, स्टुअर्ट बिन्नी इन्हीं के बेटे हैं। तो रोजर बिन्नी को भी बीसीसीआई का नया चेयरमैन बनाया गया है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कल अगर आप लोगों ने पिछला क्लास देखा होगा तो पिछले क्लास में मैंने इसको काफ़ी डिटेल्ड इसके बारे में बताया है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ये मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में शुरुआत किया गया है? तो गुजरात में। क्या है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस? तो ये जितने राज्य में जो क्लास है, जो कक्षाएं हैं स्कूलों की, उनको स्मार्ट बनाना, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट जो भी है उसके स्कूल की पढ़ाइयों, मतलब उसके पूरे पढ़ाई को ही स्मार्ट रूप दिया जाता है। और इसमें वर्ल्ड बैंक और जो है एआई, जो 1 मिनट में बतलाता हूँ। तो इस मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ये जो है स्मार्ट क्लास की सुविधा प्रदान की जाएगी, जो प्रयोगशालाएं हैं उनको आधुनिक बनाया जाएगा। और इस मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ये 5 वर्षों के लिए इसको लागू किया गया है। और अगले 5 वर्षों में नए क्लास, स्मार्ट क्लासरूम, नई नई प्रयोगशालाएँ, स्मार्ट प्रयोगशालाएँ, इन सबों को का निर्माण किया जाएगा, बनाया जाएगा। और इनमें 10,000 करोड़ रुपए का खर्च है। और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, वो और विश्व बैंक की ओर से ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना चलाई जा रही है गुजरात में। मिशन डेफ स्पेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिशन डेफ स्पेस। तो मिशन डेफ स्पेस तो मिशन डेफ स्पेस क्या है के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को यह मिशन गुजरात में लॉन्च किया गया है। दूसरा, यह उद्योग और स्टार्टअप्स के माध्यम से अंतरिक्ष के क्षेत्र में रक्षा सेनाओं के लिए एक अभिनव समाधान खोजने की एक पहल है। तो बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को इस मिशन को लॉन्च किया गया था गुजरात में। और ये उद्योग और स्टार्टअप के माध्यम से, इसमें उद्योग और स्टार्टअप के माध्यम से अंतरिक्ष के क्षेत्र में रक्षा सेनाओं के लिए जो नए समाधान है, नए समाधान खोजने की एक पहल है। तो इसका जो हो गया 1 और 2, सी इसका आंसर हुआ। सी इसका आंसर हुआ, 1 और 2 दोनों सही हैं। रेड कॉर्नर नोटिस अगला जो है,
रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो पहले तो देख ले, क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि रेड कॉर्नर नोटिस निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो रेड कॉर्नर नोटिस जो है ये इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है। इंटरपोल जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। और रेड कॉर्नर नोटिस क्यों जारी किया जाता है? तो देश से भागे हुए आपराधिक गतिविधियों में, मतलब देश से भागे हुए आपराधिक गतिविधियों में शामिल जो व्यक्ति हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किया जाता है। जब कोई गंभीर अपराध किया जाता है तो उस स्थिति में भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है इंटरपोल द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना कर सकते हैं? तो किस प्रकार के बैंक जो प्रावधान किए गए हैं कि किस प्रकार के बैंक जो आजकल डिजिटल ऑनलाइन बैंकिंग यूनिट की स्थापना कौन कर सकता है? तो केवल राष्ट्रीयकृत बैंक, केवल जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वही तो किस प्रकार के बैंक डिजिटल बैंकिंग यूनिट मतलब ऑनलाइन बैंकिंग यूनिट कौन ऑनलाइन जो बैंकिंग यूनिट की स्थापना कौन कर सकता है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक जो है केवल एक। केवल एक। निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा प्लेन लैंग्वेज बिल, प्लेन लैंग्वेज बिल मतलब सादा भाषा बिल पारित किया गया है? सादा भाषा बिल, प्लेन लैंग्वेज बिल किस देश की संसद द्वारा पारित किया गया है? तो न्यूजीलैंड की संसद के द्वारा। न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है और माओरी जनजाति द्वारा जो माओरी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में पारे माता आटोरिया, यहाँ की संसद को पारा माता आटोरिया, ये न्यूजीलैंड की संसद को बोला जाता है माओरी भाषा में। माओरी जनजाति पाई जाती है न्यूजीलैंड में। तो प्लेन लैंग्वेज बिल, इस प्लेन लैंग्वेज बिल में पब्लिक का कहना है कि जो सरकारी जो लैंग्वेज होता है, जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनमें जो भाषा लिखी होती है वो इतनी क्लिष्ट होती है कि वो आम लोगों के लिए समझ पाना दुर्भर होता है और इसीलिए यहाँ पे एक ऐसे लैंग्वेज बिल की मांग की जा रही है जिसको सब आसानी से समझ सके। तो प्लेन लैंग्वेज बिल ये हुआ। भारत के किस शहर को, अगला प्रश्न जो 38वां प्रश्न है कि भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, ये यूनेस्को द्वारा ये सूची जारी की गई है और इस सूची में भारत के किन शहरों को शामिल किया गया है? तो भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज सूची में शामिल किया गया है? तो 2 शहर को शामिल किया गया है भारत के। थिरीसूर और नीलांबूर, थिरीसूर और नीलांबूर, इन दोनों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज सूची में शामिल किया गया है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, महाकाल लोक कॉरिडोर निम्नलिखित में से किस शहर में विकसित किया गया है? महाकाल, और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों में से एक है ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग। कहाँ है? उज्जैन में। तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है, 12 वर्षों पे एक बार कुंभ होता है यहाँ उज्जैन में। तो महाकाल लोक कॉरिडोर निम्नलिखित में से किस शहर में विकसित किया गया है? तो उज्जैन में। तो उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर स्थापित किया गया है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 51 सिद्ध पीठों में भी इसे शामिल किया जाता है। एक प्रश्न और जो है 40वां प्रश्न जो छूट रहा है यहाँ पे, कि ब्लू फ्लैग टैग निम्न में से किसे प्रदान किया जाता है? कल अगर पिछला क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो पिछला क्लास में ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो डेनमार्क की संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है। और क्यों जारी किया जाता है? तो स्वच्छ समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है, और उसमें 34 मानक होते हैं। 34 मानक में से जैसे कि क्या क्या, तो अभी जैसे कि थुंडी और कदमत देश में हमारे जो है ब्लू फ्लैग टैग से मतलब सुशोभित जो समुद्र तट हुए, पहले 8 थे, फिर 2 बढ़े, और अभी 2 फिर हाल में जोड़े गए हैं, जो आपको लक्षद्वीप के थुंडी और कदमत जो समुद्र तट है। इसमें होता है कि समुद्र तट पे जो पर्यटक आते हैं उनको बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जाती है, नहाने की सुविधा, CCTV की सुविधा, और उनके लिए अच्छे तैरने की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, सारी सुविधाएं उनको प्रदान, जो समुद्र तट में जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उन्हीं समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग जो टैग है वो प्रदान किया जाता है। तो ये आज के लिए हम लोग देखें जो हमारा करंट अफेयर्स है एग्जाम व्यूअर्स के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही।